सेक्रेटरी जो अशोक परमार जी आए हैं, उन्होंने सेक्टर में बुलाया था मीटिंग के लिए, तो हम उनके सामने भी अपनी मांगे उनके सामने भी रख दी हैं। तो उन्होंने हमें कहा था कि वो एलजी साहब के साथ इस मसले के ऊपर टेकअप करेंगे, जो भी जेन्युइन होगा उसको हल करेंगे। तो हमारा क्लियर सरकार के लिए मैसेज है, ये 24 घंटे की टोकन स्ट्राइक जो हमने दी थी, जैसा कि हमने पब्लिक से पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगते हैं कि हमारा पब्लिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारा समाज है, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। हम पब्लिक का पानी बंद नहीं करना चाहते। अभी हमने सिर्फ काम छोड़ स्ट्राइक दी है 24 घंटे की, और अगर सरकार का रवैया नहीं बदलता तो कल हम अगला कदम हमारा जो होगा वो इससे भी कड़ा होगा, और वो काम छोड़ स्ट्राइक 72 घंटे की भी हो सकती है, 48 घंटे की भी हो सकती है, लगातार भी हो सकती है। लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा कि आप हर बार कहते हैं जी हमारा बड़ा कड़ा रवैया होगा, आप यहां तक पहुंच गए कि मुझे आज भी याद है आपने एक आंदोलन किया जिसमें आप लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए, एक आंदोलन किया, आप परिवार के लोग ले आए, आपके बच्चे बच्चियां सब सड़कों के ऊपर आए, ये सब आपने किया, लेकिन उससे भी सरकार टस से मस नहीं हुई। अब आपको कैसे लगता है कि ये 24 घंटे की जो टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं इससे सरकार डर जाएगी और फौरन आपका मसला हल कर देगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो आपने जिक्र किया बच्चों का या परिवारों का, तो कपड़े उतारने का, तो वो एक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी एक पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए वो लोग लीडर लड़े थे। क्योंकि आपने अब तो सामने आ गया है सब कुछ कि वो लोग पॉलिटिकल पार्टियों में चले गए, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल लाइन में जाना था, उनको डेली वेजर के इशू से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने उस तरीके से उसको नहीं चलाया। आपने देखा होगा जब से पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट बना है तब से लेकर आज तक, पहले हमें 2018 में 1 वेजेस मिली थी, और ये सब उन नेताओं की मेहरबानी थी, क्योंकि वो डेली वेजर के कंधे के ऊपर चढ़ के अपना राजनीतिक कद बढ़ा रहे थे, वो डेली वेजर के लिए नहीं लड़ रहे थे। और आज आपने देखा, अभी पिछले दिनों हमने एक कॉल की थी कि प्रधानमंत्री के दौरे पे हम विरोध करेंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे, और आनन फानन में सरकार ने 75 पे 23 तारीख को बढ़ा दिए। 24 तारीख को मोदी जी ने आना था, 75 पे 23 तारीख को रात को सरकार की तरफ से ऑर्डर किया गया कि कहीं मोदी जी का विरोध ना हो, और जो लीडर हमारे खिलाफ बोला करते थे आज वो पार्लियामेंट के अंदर हमारे फेवर में बोल रहे हैं। ये एक हमने करके दिखाया है। लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा, वो आपके फेवर में तो बोल रहे हैं, लेकिन आपके फेवर में बोलने से मसला तो आपका हल नहीं हो रहा। 75 रुपया आपका बढ़ा है। मिनिमम वेजेस कानून की भी अगर बात करें तो आपको तो मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही, और 70 महीनों की तनख्वाह आप कह रहे हैं जनाब हमारी वेजेस 70 महीनों का वेतन हमारा बाकी है वो दे दीजिए, 70 महीनों का वेतन नहीं मिल रहा, आपकी बेसिक डिमांड्स वो नहीं मानते। आपका कोई वर्कर जो है वो अगर बेचारा कहीं शहीद हो जाता है, कहीं उसकी मौत हो जाती है, उस वर्कर के घर वाले पूरी जिंदगी रोते रहते, उनको कोई पूछने गाछने वाला नहीं। पीडीडी में जो आपके साथ डेली वेजर थे, कई परिवारों से मेरी मुलाकात हुई कि उनके घर का कोई सदस्य मर गया, मरने के बाद ना तो कंपेंसेशन मिला और नौकरी तो बात छोड़ ही दीजिए। तो जब आपकी मांगे मानते नहीं तो पार्लियामेंट में बयान देने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर नहीं मानेंगे, अभी मैंने एक फर्क आपको बताया कि जो फर्क आया है हमारे लड़ने के बाद, वो फर्क मैंने आपको बताया है। तो अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कड़े कदम उठाते जा रहे हैं। जैसे अभी 24 घंटे की काम छोड़ स्ट्राइक है, और जब 24 घंटे की काम छोड़ स्ट्राइक होगी तो जम्मू की जनता को प्रॉब्लम होगी, जम्मू की जनता बाहर निकलेगी। हमने सभी जितने भी, चाहे वो बार एसोसिएशन है, यंग लॉयर एसोसिएशन है, चाहे वो डीडीसी चेयरमैन है, चाहे वो वीडीसी चेयरमैन है, तमाम जितने सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमने सबको अपनी मेमोरेंडम दे दिए हैं, उनको अपने नोटिस दे दिए हैं कि हमें कोई कल गलत ना कहे। क्योंकि जब हमारे लोग काम छोड़ स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो जम्मू की जनता त्राही त्राही करेगी, और जब जम्मू की जनता का दबाव पड़ेगा तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। और उसके झुकने का कारण ये है, आज भाजपा कहती है कि हम 50 पार जाएंगे, तो जब ये लोग डेली वेजर तो पहले ही उनके खिलाफ है, जम्मू की जनता आप महंगाई के मुद्दे पे देख लो या किसी और मुद्दे पे देख लो, वो भी जनता खिलाफ है, और जब जनता को पानी भी त्राही त्राही पानी के लिए भी करनी पड़ेगी, तो ये सारा नेगेटिविटी जितनी भी होगी तो इसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब बीजेपी इतना रिस्क लेने के लिए तैयार होगी। पता नहीं क्या कारण है कि ये क्यों डेली वेजर को इतना ला रहे, मजबूर कर रहे हैं कि ये सड़कों पे उतरें।
करना भी इनको पड़ेगा। और उसके जब तक डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन नहीं होती तो इनके लिए, जैसा अभी हमने सुना है कि इनके कुछ मिनिस्टर दौरा करने वाले हैं जम्मू का, हर एक मिनिस्टर का इनका विरोध होने वाला है जम्मू में। जब इनकी छवि खराब होगी तो ये मजबूर होकर करेंगे। हम तो तक चाहते थे कि ये लोग हमारा मसला हल करते, लेकिन ऑलरेडी तो आपको एसआरओ 520 में डाल रखा है। आप एसआरओ 520 के तहत ही रेगुलाइजेशन चाहते हैं या आप किसी और कानून के तहत चाहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आपको एसआरओ 520 में डाला है। उस कमेटी ने कुछ मीटिंगें की, कुछ लोगों को रेगुलराइज भी किया, कुछ डिपार्टमेंटों के लोग एसआरओ 520 में रेगुलराइज भी हुए। उसके बाद उस कमेटी ने अपना काम बंद किया। तो क्या सरकार से आपकी इसको लेकर कोई बात हुई और क्या आप रेगुलाइजेशन 520 में चाहते हैं या किसी और नाम? देखिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है एसआरओ 64, क्योंकि 64 अब जो 25 साल जिसके हो गए सर्विस हो गए, जिसके पास 2-2, 3-3 साल सर्विस बची हुई है, वो 520 में उसको कुछ मिलने वाला नहीं। हमने सरकार को कई बार मेमोरेंडम दिए कि अगर आपको 520 इंप्लीमेंट करना है तो उसमें 2-3 चीजें अमेंडमेंट कीजिए। जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर द्राबू साहब थे, तो उन्होंने भी कहा था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये हमारे बजट में जो प्रावधान होगा, जब बजट होगा तो हम उसमें ये अमेंडमेंट कर देंगे। ये छोटी चीजें हैं, सबसे बड़ी ये चीज है कि आपकी एक बार रेगुलाइजेशन हो जाए। तो उसमें जैसे एक रेम्यूनरेशन लिखा था सैलरी की जगह पे, तो वो एक अमेंडमेंट थी। दूसरा, उसमें मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं थी, वो एक अमेंडमेंट थी। तीसरा, उसमें पेंशन बेनिफिट कोई नहीं था। ये हमने 3-4 चीजें उनको बताई थी कि ये 3 चीजें इसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, हम 520 को भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन 520 उन अमेंडमेंट के बिना वो एक धोखा है डेली वेजर के साथ, वो हमें कबूल नहीं है। सरकार का ऑलरेडी एक एसआरओ इंप्लीमेंट है जो चल रहा है, आज तक उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अभी लगभग 6-7 महीने पहले भी सरकार की तरफ से एक आर्डर निकाला गया था कि जो भी 94 से पहले लगे हुए लोग हैं उनके अगर कोई पेंडिंग पड़ा केस है तो वो भेजो। तो अगर सरकार के पास वो एसआरओ चल रहा है तो उसी एसआरओ में परमानेंट किया जाए, उसमें कोई सरकार को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार को उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मुझे एक चीज बताइएगा कि आपको इन डेली वेजरों की लड़ाई लड़ते हुए खुद जाती तौर पे कितने साल हो गए? देखिए, हम पहले लगातार 2011 से लेके 14 तक हम लड़े। आपको लगभग समझ लीजिए 11 साल हो गए। आपसे पहले जो प्रधान है उनको कितने साल हुए होंगे? 10-12 साल उनको भी हुए होंगे। देखिए, हाँ, इतना टाइम तो। लड़ाई कब से आपकी चल रही है? देखिए, लड़ाई ये लगातार 2004 के बाद शुरू हुई है। आपको 18 साल लड़ते हुए हो गए। आप एक स्ट्राइक करते हैं, सरकार आप एक दिन आप टोकन स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद सरकार एक दिन के लिए जागती है, करती कुछ भी नहीं है। अब आप कल टोकन स्ट्राइक आपकी खत्म हो जाएगी शाम को 8 बजे, अगले दिन फिर सूरज निकलेगा, दुनिया वैसी की वैसी चलेगी। बदलेगा क्या, वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये डेली वेजर अब आपके पीछे खड़े हैं, आपके नेताओं के पीछे खड़े हैं। वो नेताजी भी कहीं निकल जाएंगे, फिर किसी और के पीछे खड़े हो जाएंगे। तो कब तक ये इंतजार करते रहेंगे? देखिए, फिलहाल ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। कल ही नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अगला होगा वो हम अनाउंस कर देंगे, क्योंकि हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। वो सरकार फैसला करे, लड़के देनी है या जैसे भी लेनी है। या हमने जैसे सरकार को भी कहा, एलजी साहब को भी कहा, कल हम मिले एलजी साहब से। हम एलजी साहब को 11 नवंबर 2020 को मिले। उसके बाद अभी पिछली लेटेस्ट 9 मार्च को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले। और हमने हर जगह 18 अप्रैल को डिवकाम, जब आप एलजी साहब के पास गए थे, कितना समय उन्होंने आपको दिया? घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? लगभग 1.25 घंटा उनसे बातचीत हुई थी और तमाम मसलों के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर बात हुई थी। एग्री किया उन्होंने? बिल्कुल एग्री किया। उन्होंने कहा कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होते ही आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। फिर क्या हुआ? एक चीज उन्होंने जरूर कही थी कि ये संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसको कैसे किया जाए। तो हमने उनको कहा था कि आप फेज मैनर में कर सकते हैं, आप काम स्टार्ट कीजिए। हमें कोई एडामेंट नहीं होंगे कि आप सब 60,000 लोगों को इकट्ठा कर दो, आप थोड़े थोड़े करके करो, लेकिन शुरुआत करो। किया? आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने एक चीज और भी कही है, जैसे राघव लंगर जी के साथ भी हमारी बातचीत हुई। कल भी हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को ये बात कह दी है कि अगर कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई के कमिश्नर सेक्रेटरी को, अशोक परमार, अशोक, उनको भी कह दिया कि अगर आप नहीं कर सकते, हमारा 70 महीने का जो पेंडिंग वेजेस है लगभग 4 लाख के करीब बनता है, आप वो हमें दें। एक आर्डर निकाल दो कि हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है, हम इनकी रेगुलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, आप हमारा आर्डर कर दीजिए। आपकी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो जो कहते हैं कि पाप की घंटी या बैकडोर एंट्री, उनका भी क्लियर आ जाएगा उनके सामने भी, और आपको भी, सरकार को भी पता चल जाएगा कि डेली वेजर के बिना हमारा काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। अगर चल सकता है तो सरकार चला ले, जैसे आपने कहा सरकार चला ले। अंत में आपसे यही जानना चाहूंगा फिर से, क्योंकि ये कैमरे में रिकॉर्ड रहेगा, आने वाले वक्त में आप दोबारा इसको देख सकते हैं।
क्या ये मान के चलें कि इस बार जो डेली वेजरों की लीडरशिप है आपकी, वो ईमानदारी के साथ डेली वेजरों का मसला सरकार के सामने रखेगी? ये ना हो कि आज आपने इनका मसला रख लिया, आपका ठीक ठाक स्वागत हो गया, आपको एलजी साहब ने बुला लिया, उठ के आप बीजेपी में चले गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, कांग्रेस में घुस गए, आपने अपना उल्लू सीधा किया, ये फिर बेचारे सड़कों के ऊपर, फिर कोई नया नेता इनका कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, किसी भी तरीके की नेतागिरी नहीं करेगा, क्योंकि जब हमने पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट बनाया तो अपनी अपनी जितनी भी एसोसिएशन अलग अलग 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था। हमारे जो मेरे साथी हैं ताज जी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे, होशियार जी हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे, और नवदीप जी, मोहन जी, ये पांचों लोग अपनी अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। लेकिन हमने जब फ्रंट बनाया तो हमने सारी अपनी अपनी पोस्ट छोड़ दी। छोड़ने के बाद एज ए हमने मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट बनाया, क्योंकि हमने देख लिया कि जब हमने किसी को प्रेसिडेंट बनाया तो उसने अपना उल्लू सीधा किया और हमारा इस्तेमाल किया, इसीलिए हमने पोस्टें छोड़ दी। हम इक्वल मेंबर बनके अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं गारंटी के साथ कह भी सकता हूं, अगर किसी को चाहिए तो मैं एफिडेविट लिख के दे सकता हूं, हमारे में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, और ना ही हमें पॉलिटिक्स की इतनी हमारी औकात नहीं है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए होते तो मैं यहाँ पीएचई में आकर धक्के नहीं खाता, यहाँ पे आकर नारेबाजी सड़कों पे नहीं करता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स में हमारे जाने का कोई भी चांस नहीं है। इस वक्त जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो कितनी है? आपका एक डेली वेजर आज कितने पैसे लेता है? देखिए, अब लेटेस्ट जो तनख्वाह है वो 9,000 आई है, पहले हमें 1750 रुपए मिलता था। तो आपने सुन लिया कि ये जम्मू कश्मीर के डेली वेजर है। 9,000 रुपया जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को 30 दिन का वेतन मिलता है, यानी 300 रुपया दिन का इस समय डेली वेजर को जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने SRO 520 में 2015 में वादा किया था डेली वेजरों से कि हम आपको पक्का करेंगे। अब 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए। दूसरा वादा सरकार ने यह किया था कि आपका वेतन जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। 70 महीने का वेतन अभी तक इनको मिला नहीं है। सरकार दावे तो करती है कि इनके बगैर डिपार्टमेंट चलाएगी। आपको याद होगा जब पीडीडी विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो सरकार को नाकूच चने चबाने पड़े थे, और सरकार ने घुटने टेक दिए थे, और उसके बाद जाकर उनके मसले हल हुए। अब ऐसा लगता है कि सरकार पीएचई डेली वेजरों को भी उसी रास्ते पर धकेलने जा रही है। देखना यह है कि क्या कल 8 बजे से पहले सरकार पीएचई डेली वेजरों को लेकर कोई बड़ा फैसला करती है।